साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछली जनरल साइंस की क्लास में अपन इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला टॉपिक अपना पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। पिछली क्लास अगर आप नहीं देख पाए थे तो टेलीग्राम की ये जो अपना चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं और अपन ने देखो पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे एक बार, फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन लोगों ने यहाँ पे देखा था कि इकोलॉजी में जो पहले आए हुए क्वेश्चन थे उसमें से जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं या आगामी एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। देखो मैंने आपको बताया भी था, एक बार मैं फास्टली बता देता हूँ। पहला मेरे पास में पॉइंट था पारिस्थितिकी। अब देखो कि आप कहोगे कि सर पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ये कोई सजीव जगत है, एक जीव है, इस जीव का वातावरण के साथ, ये कोई जीव है, इस जीव का वातावरण के साथ इसके क्या संबंध है, वातावरण और जीव का संबंध जो है वो क्या कहलाएंगे, पारिस्थितिकी में आएंगे। अब आप कहोगे कि पारिस्थितिकी की डेफिनेशन क्या होती है। एक जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द रीटर ने दिया था। ये सब पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, पारिस्थितिकी के बारे में किसने बताया था, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की व्याख्या जो है वो ओडम नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसी के बाद में अपन पढ़े थे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके जो जनक माने जाते हैं भारत में, वो किसको माना जाता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है इनको भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। फिर अपन पढ़े थे कि जीव है, जीव से समुदाय, समष्टि समुदाय, पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। एक जीव जो होता है, जैसे मान लो कि एक जीव जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। अपन बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र के मोस्टली दो घटक होते हैं। अब जिसमें से मैं आपके सामने बात करूं, मैंने आपको बताया भी था, एक तो होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। देखो जैविक घटक में कौन आते हैं, सजीव जो होते हैं वो सभी किस में आएंगे, जैविक घटक में, और निर्जीव किस में आएंगे, अजैविक घटक में। अब जैविक घटक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे कि सर तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। उत्पादक जो है वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, और कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे जैविक घटक है ये तीन प्रकार के, उत्पादक है, उपभोक्ता है, और इसके साथ साथ में और क्या जाएगा, अपघटक आ जाएगा। तो अब ध्यान रखना कि उत्पादक जो है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है या प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी की अपन बात करें तो वो कितना परसेंट होता है, 1% होता है। जैसे और अगर अपन ऊर्जा के स्थानांतरण की बात करें तो वो 10% होता है, जो कि लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ये मोस्टली चीज़ें अपन पिछली क्लास में देख लिए थे और शायद मेरे को जहाँ तक आइडिया है फिर इसके बाद में अपन ने जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी उनके बारे में भी चर्चा कर ली थी। मैं बता देता हूँ एक बार फास्टली आपको, यहाँ पे देखना। अपन पढ़े थे कि जो सर पोषण स्तर जो होता है, पोषण स्तर या एनर्जी लेवल की अगर अपन बात करें तो एनर्जी लेवल के बारे में जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे एक तो होता है T1, एक होता है T2, एक होता है T3, एक होता है T4। अब आप कहोगे कि ये तो पहले ही बता दिया था, आप क्यों बता रहे हो। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है और अभी कोई एक पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया भी था। देखना T1 पोषक स्तर में हमेशा कौन आ जाएगा, यहाँ पे हमेशा उत्पादक आएंगे। अब यहीं पे मैं एक बार इसको कंप्लीट समझा देता हूँ। फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद में कौन आ जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। सभी किस में आएंगे, ये जैविक घटक में। जैविक घटक कैसे होते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, सजीव होते हैं। देखना प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उत्पादक पर। उत्पादक जो है वो भोजन के लिए सूर्य पे, यानी कि सूर्य से ऊर्जा मिलेगी तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, इनको भोजन बना के देने की आवश्यकता नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए उत्पादक पे निर्भर रहेंगे। उत्पादक का पोषण स्तर T1 होता है। कौन सी क्रिया से ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से। तो मैं कह सकता हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र आधार क्या है, सूर्य है। देखिए मैं जितना टॉपिक आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, यकीन मान के चलिएगा कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं आना, और जो मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको, आप 2-3 बार सुन लेना इस वीडियो को, काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है।
द्वितीयक उपभोक्ता भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, तो अपन इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मांसाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोलते हैं, शाकाहारी। और जो तृतीयक उपभोक्ता होता है, ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के साथ साथ किस पे निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर भी, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं या सर्वाहारी बोलते हैं। आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, उत्पादक पे निर्भर रहते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, स्वपोषी होते हैं। फिर उसके बाद में पोषण स्तर के बारे में अपन चर्चा कर लिए कि T1 तो उत्पादक को, T2 जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता को, T3 द्वितीयक को, इनको प्रदर्शित करता है। फिर देखना, अपन लोगों ने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में चर्चा की थी, और उस शब्दावलियों के दौरान अपन ने कुछ शब्द देखे थे, शायद अपन शब्दावलियों को नहीं पढ़े थे। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं पहले मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक शब्द आता है अपने पास में इकोटोन, शायद अपन लास्ट में एल्बिडो प्रभाव तक कर लिए थे। उसके बाद में हेडिंग लगा लेना अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नोट साथ साथ में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पीपीटी है आपको मिल जाएगी ऐसे कैसे। इकोटोन, इकोटोन के बाद में आ जाएगा कीस्टोन प्रजातियां। पहले समझेंगे फिर साथ में नोट्स लिखेंगे, अभी आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। इकोटोन हो गया, कीस्टोन प्रजातियां हो गई, फिर इसके बाद में आ जाएगा स्थानिक प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां। फिर इसके बाद में अगला जो अब है अपने पास में, अपन बात करें कि कोर प्रभाव। कोर प्रभाव के बाद में अपन जैसे बात करें पारिस्थितिकी निके, पारिस्थितिकी निके। और फिर उसके बाद में जैसे अगर अपन बात करें, ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक है पारिस्थितिकी दक्षता, एक होता है चरम समुदाय। ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। अब अपन एक एक को यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है इकोटोन, दूसरा शब्द मैंने लिखा आपके सामने कीस्टोन प्रजातियां, फिर है स्थानिक प्रजातियां, कोर प्रभाव, पारिस्थितिकी निके, पारिस्थितिकी दक्षता, चरम समुदाय। ये सब चीजें होती क्या है, पहला तो अपने को यही है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो कथन कारण कथन निष्कर्ष, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, और वो बेहद ही, अब मैं कहूँ आपको कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया, बड़ा आएगा, अपन देखेंगे इतना बड़ा है कौन पढ़ेगा, पढ़ना अपने को ही है, बेहद आसान है। देखना अभी आपके सामने मैं एक स्लाइड पे, छोटी सी स्लाइड पे सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले देखो, जैसे अपन लोग चर्चा करें, देखो आप कहोगे क्या बना रहे हो, कुछ नहीं है, देखना इधर हो गया ये आपके सामने। अब ये क्या है, क्या बनाए हो सर, क्या बनाया हूँ, नहीं दिख रहा है, स्पेयर है, गोला है। देखना, मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट वाला क्षेत्र है इसका मैंने नाम रख दिया कौन सा, ए क्षेत्र, ए इसको नामकरण दे दिया। इधर वाले क्षेत्र को मैंने नामकरण दिया क्या, बी। ए और बी हो गया। अब इन दोनों के बीच का कॉमन भाग जो है ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है इन दोनों के बीच का कैसा भाग हो गया, कॉमन भाग हो गया। क्या हो गया, ये दो समुदाय के बीच का कॉमन भाग या जो संक्रांति क्षेत्र होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। अब कैसे समझना मेरी बात को, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो। देखो, मैंने आपको कहा कि ए क्या है, कोई समुदाय है, ए समुदाय है, और बी भी क्या है, इधर समुदाय है।
अब सुनना मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या ये समुदाय वगैरह लगा रखा हूँ। इस वाले समुदाय के अंदर यहाँ पे दो जीव रहते हैं, एक तो हाथी रहता है और हाथी के साथ साथ में यहाँ पे बकरी रहती है। लिख दिया इधर। इधर वाले समुदाय में भी दो जीव रहते हैं, कौन कौन से, एक तो शेर रहता है और शेर के साथ साथ में यहाँ पे लोमड़ी रहती है। रहते हैं, मान लो फ्रेंड हैं, आपस में कोई मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने तय किया कि मान लो बकरी का बर्थडे आ गया होगा, ठीक है, तो बकरी ने सबको इनवाइट किया होगा यहाँ पे, तो बोले मिलेंगे कहाँ। तो शेर कहता है, लोमड़ी कहती है कि हमारे वाले समुदाय में आप आ सकते हो, इधर वाले क्षेत्र में आ जाओ। तो ये कहेंगे कि अपना दोनों का कॉमन जो क्षेत्र है उसी के अंदर अपन विचरण कर सकते हैं, चलिए वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये चल के आए यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, दूसरा जीव यहाँ पे आ गया, तीसरा जीव यहाँ पे आ गया, चौथा जीव यहाँ पे आ गया, और ये अपने साथ में एक दो को और ले आए और ये इधर ऐसे हो गए। अब मैं कह रहा हूं इधर कि यहाँ पर जो है, ये जो शेर था ये लोयन था, ठीक है, मान लो ये क्या है, लोयन है, एल लोयन, और ये क्या है, फॉक्स, FOX, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। अब देखो इधर जीवों की संख्या कितनी थी, दो प्रकार के जीव थे, इधर जीवों की संख्या कितनी थी, दो प्रकार के जीव थे। अब ये सारे यहाँ पे आके मिले और जिस स्थान पे ये आके मिले उसी का अब मैंने नाम रख दिया क्या, सी। समझ रहे हो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है IAS में और इसकी लैंग्वेज इतनी घुमा फिरा के बनाया था कि पता ही नहीं चला था क्या आंसर आएगा, लेकिन बहुत ईजी है। देखना मैं बता रहा हूँ आपको, समुदाय है, समुदाय के बीच का कॉमन भाग जो संक्रांति क्षेत्र होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इकोटोन बोलते हैं। अब देखना क्वेश्चन क्या बना था, क्या समुदाय की तुलना में इकोटोन की जैव विविधता सर्वाधिक होती है। जैव विविधता का मतलब वहां पे पाए जाने वाले जीवों की संख्या अधिक होती है, समुदाय की तुलना में अधिक होती है। देखो इधर वाले समुदाय में जीवों की संख्या कम थी, इधर वाले में और भी कम थी, तो ये दोनों मिलकर जब यहाँ पे आएंगे तो इस वाले समुदाय की जो है जैव विविधता होगी इकोटोन की, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। कि अगर जहां पहले दो ही समुदाय में दो दो जीव रहते थे और जब चार हो गए ये, उस वाले क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलेंगे। तो सीधी सी डेफिनेशन हो गई कि दो समुदाय के बीच का कॉमन भाग जो है वो इकोटोन कहलाता है। इकोटोन की जैव विविधता समुदाय की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो देखो क्या ये पहला शब्द जो था अपना इकोटोन, ये कंप्लीट हुआ क्या, हाँ बिल्कुल हो गया। फिर इसके बाद में देखना, मैं आपको नहीं पता था कि ये ऐसा सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, मैं आया आपके पास में, आपको कहा कि चलो इसमें से देख के बताओ कि कौन सा जीव किस समुदाय में से आया है। आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम तो नहीं बता सकते। अब मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि अगर अपने को पता ही नहीं है कि कौन सा कहाँ से आया है तो अपन कैसे बताएंगे कि कहाँ से है, एक आइडिया लगा ले, वो बात अलग है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अपन इकोटोन को देखकर ये निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा जीव किस समुदाय से आया है। इसका मतलब ये प्रभाव क्या कहलाता है, कोर प्रभाव कहलाता है। कोर प्रभाव की डेफिनेशन क्या है, अगर इकोटोन की जैव विविधता को अपन देखकर ये निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा जीव जो है वो किस समुदाय से आया है, यही किस में आएगा, कोर प्रभाव में आएगा। हो गया इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद में देखो अगला है की स्टोन प्रजातियां। की स्टोन शब्द पे जाओ, की का मतलब चाबी होती है। एक मान लो एक घर है अपना, उस घर को बाहर गेट को लॉक कर दिया अपन ने और लॉक की चाबी अपने पास नहीं है, तो क्या अपन घर के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते ना। लेकिन अगर वो एक चाबी मिल गई अपने को तो अपन पूरे घर में घूम सकते हैं ना, बिल्कुल घूम सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि स्टोन का मतलब क्या हुआ कि जिनकी संख्या तो बहुत कम है, चाबी एक है लेकिन पूरा क्षेत्र अपने को कवर करने के लिए दे रही है, लॉक खोलने पे पूरा क्षेत्र घूम सकते हैं। उसी प्रकार से क्या है, संख्या कम है लेकिन उनका होना क्या है हमारे लिए बेहद आवश्यक है। इनको क्या बोलते हैं कि स्टोन प्रजातियां, जैसे जंगल में शेर, ये किस में आ जाएगा, कि स्टोन प्रजातियों के अंदर आ जाएगा। फिर देखो स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं, स्थानिक नाम को देखो यहाँ पे,
ये क्या कह रहा है, स्थानिक प्रजातियां, स्थान धन एक वे प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष पे पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, स्थानिक प्रजातियां। अब स्थानिक प्रजातियों के एग्जाम्पल की अगर अपन लोग यहाँ पे चर्चा करें तो क्या हो जाएगा बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ जंगल में शेर, जंगल में शेर, और ये कैसी प्रजाति हो गई, स्थानिक प्रजाति, क्योंकि सॉरी जंगल में शेर तो किसका एग्जाम्पल हो गया, कीस्टोन प्रजाति का। मैं कह रहा हूँ स्थानिक प्रजातियां जैसे न्यूजीलैंड के अंदर कीवी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू का पाया जाना, मॉरिशस में डोडो पक्षी जो कि विलुप्त है और इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर है पारिस्थितिकी निके। अगर अपन लोग पारिस्थितिकी निके की बात करें तो देखिए इधर मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, समझ जाओगे, समझ में तो आ ही गया ना। हाँ चलो हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, मस्त रहो, पढ़ते रहो बस। देखो पारिस्थितिकी निके, मैंने यहाँ पे लिखा घास है, घास को कौन खाएगा, बकरी ने खाया, बकरी को किसने खाया, कुत्ते ने खाया, कुत्ते का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपघटन होगा। घास, बकरी, कुत्ता और कुत्ते का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अब देखना मेरी बात को आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि अगर घास की संख्या में वृद्धि होगी तो घास को सलटाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, बकरी है, बकरी घास को खा जाएगी, संख्या अपने आप ही क्या हो गई, कम हो गई, हो गई। घास की तुलना में बकरी की संख्या कम, कुत्ते की संख्या कम, होना जरूरी है, संख्या कम है, होना जरूरी है। तो देखो क्या मैं अगर इसको हटा दूं, यहाँ से मैंने जैसे बकरी को यहाँ से इस खाद्य श्रृंखला से हटा दिया, तो क्या कुत्ता जो है वो घास को खा सकता है क्या, नहीं खा सकता ना। तो घास की संख्या भी बढ़ेगी, कुत्ते को खाना नहीं मिलेगा, वो वैसे बढ़ जाएगा, घास की संख्या वैसे बढ़ जाएगी, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इसी शब्द को अपन क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी निके, अर्थात प्रत्येक जीव की खाद्य श्रृंखला के अंदर एक अहम भूमिका होती है जिसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी निके बोलते हैं। फिर है चरम समुदाय, वह समुदाय जिसकी संख्या क्या हो, जिसकी संख्या अधिक हो या सर्वाधिक स्थायी प्रजाति हो। फिर है पारिस्थितिकी दक्षता, एक खाद्य जाल से या एक श्रृंखला से, एक जीव से, इस जीव के पास में मान लो पहले जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 1000 किलो कैलोरी थी। मैंने कहा था कि स्थानांतरण जो है वो कितने परसेंट का होता है, 10% का, और यही क्या है, पारिस्थितिकी दक्षता है। 10% स्थानांतरण हुआ तो इसके पास में कितनी आई, 100 किलो कैलोरी। फिर इसके पास में 10% स्थानांतरण होगा, कितनी आ जाएगी, 10 किलो कैलोरी, और इसके पास में इसका 10% कितना हो गया, 1 किलो कैलोरी आ गया। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। खाद्य श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कितने परसेंट, 10%। और पारिस्थितिकी दक्षता के लिए जो 10% स्थानांतरण का नियम किसने दिया था, लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। पारिस्थितिकी दक्षता ऊर्जा के स्थानांतरण का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए इकोटोन का मतलब क्या होगा कि दो समुदायों के बीच का जो कॉमन भाग होगा इसको क्या बोलेंगे, इकोटोन। समुदाय की जो जैव विविधता होती है इकोटोन की तुलना में क्या होती है, अधिक। कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां जिनकी संख्या तो कम है लेकिन होना क्या है, बेहद आवश्यक है। स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष पे पाई जाती है। कोर प्रभाव, अपन इकोटोन को देखकर ये निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा जीव किस समुदाय से आया है। पारिस्थितिकी निके, पारिस्थितिकी निके मतलब प्रत्येक जीव की खाद्य श्रृंखला में अपनी अहम भूमिका होती है। पारिस्थितिकी दक्षता, ऊर्जा का स्थानांतरण कितना परसेंट होता है, 10%, और ये नियम किसने दिया था, लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। चरम समुदाय जिसकी संख्या क्या हो गई हो, उच्च हो या सर्वाधिक स्थायी हो, ये बात है। चलिए अब बात करते हैं, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपना अगला जो टॉपिक है और वो है पिरामिड। और पिरामिड का अगर अपन अन्य नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं स्तूप। पिरामिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चार्ल्स इल्टन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। पिरामिड के बारे में किसने बताया था, चार्ल्स इल्टन ने बताया था। चार्ल्स इल्टन ने पारिस्थितिकी या जो पिरामिड है, पिरामिड को अपन स्तूप बोलते हैं, इसके बारे में बताया था। पिरामिड का मतलब होता क्या है, कितने प्रकार के पिरामिड होते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो देखिए पिरामिड है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संख्या का पिरामिड,
एक तो होता है संख्या का पिरामिड, दूसरा है जैव भार का पिरामिड। संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, और एक होता है ऊर्जा का पिरामिड। ये कोई शब्द लिखने में गलती हो गई हो ना, कोई बात नहीं, हिंदी समझ में आना चाहिए बस अपने को। पिरामिड या स्तूप के बारे में किसने बताया था? चार्ल्स इल्टन ने बताया था। जो पिरामिड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे कि सर 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संख्या का पिरामिड, एक होता है जैव भार का पिरामिड, एक होता है ऊर्जा का पिरामिड। और इसमें ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समुद्र का या महासागर का जो पिरामिड होता है ये हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें ऊर्जा का पिरामिड जो है ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र वर्षा की बूंद, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? महासागर का। महासागर का होता है। समुद्र का पिरामिड उल्टा होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। अब देखिए, जैसे संख्या की पिरामिड की बात करें, मैं कह रहा हूं आपको कि जो संख्या का पिरामिड होता है ये या तो सीधा होगा, अगर ये सीधा नहीं है तो कैसा होगा? उल्टा होगा। अब आप कहोगे कि सर ये सीधा और उल्टा कैसे? अभी बताता हूँ, वेट करो। फिर जैसे मैंने लिख दिया कि जैव भार का जो पिरामिड होता है यह भी या तो सीधा होगा या क्या होगा? उल्टा होगा। अगर अपन ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो ये हमेशा और हमेशा कैसा होता है? सीधा पिरामिड होता है। संख्या का पिरामिड तो कैसा होगा? सीधा हुआ उल्टा होगा। जैव भार का कैसा होगा? सीधा हुआ उल्टा। लेकिन ऊर्जा का हमेशा कैसा होता है? सीधा पिरामिड होता है। फिर मैं कहूँ कि पिरामिड में जो उत्पादक होते हैं ये हमेशा आधार सतह पर होता है। पिरामिड हमेशा कौन सी सतह पे होता है? आधार सतह पे। अब सुनो मेरी बात को, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? जैसे बकरी, बकरी को कुत्ते ने खाया और कुत्ते का क्या हुआ? अपघटन हुआ। बन गई एक खाद्य श्रृंखला अपने पास में। एक खाद्य श्रृंखला तो ये है। दूसरी खाद्य श्रृंखला की मैं यहाँ पे चर्चा करूँ और मैंने लिख दिया कि एक पादप है, इस पादप पर एक चिड़िया बैठी है और इस चिड़िया के शरीर पर अनेक जंतु पलवक हैं। क्या है? जंतु पलवक। अब सुनो, जैसे मैंने आपके सामने एक श्रृंखला तो बना दी, अब मैं कह रहा हूं घास है, बकरी है, कुत्ते हैं, अपघटक है। देखिए देखिए, इसमें स्ट्रक्चर ये वाली बना लेंगे। देखो पहले, अब सुनना मेरी बात को आप अच्छे से, इसको तो बाद में बना लेंगे ना। हाँ चलो, देखो ये घास है, घास के बाद में घास को जैसे बकरी नहीं खाएगी, बकरी के बाद में कुत्ते, और कुत्ते का क्या होगा? अपघटन होगा। संख्या की पिरामिड की बात कर रहे हैं, हमेशा कैसा होता है? सीधा और उल्टा होता है। तो देखो, क्या घास की संख्या उतनी है क्या जितनी बकरियों की संख्या है? अरे ये क्या, घास की संख्या उतनी है क्या जितनी बकरियों की संख्या है? आप कहोगे कि सर घास की संख्या बकरियों से कम है। तो संख्या का पिरामिड कैसा है? घास की संख्या क्या है? अधिक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पिरामिड की लाइन बनाऊंगा और ये सबसे लंबी वाली लाइन हो जाएगी। हो गई। फिर देखो, बकरी की संख्या क्या है? घास की तुलना में कम है, ये छोटी लाइन हो गई। फिर कुत्ते क्या है? इससे भी कम है। और अपघटक क्या है? इससे भी कम। तो अब मैं कहूँ आपको कि अपन इसको मिलाते हुए एक लाइन बना दें, इस तरीके से बन गई लाइन, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पिरामिड यहाँ पे बन रहा था ये कैसा हो गया? सीधा पिरामिड हो गया। जैसे देखना इधर, ये लो, ये तो कौन हो गया यहाँ पे? घास, जिसकी संख्या सबसे अधिक है। फिर घास की तुलना में इससे कम है बकरियों की संख्या, बकरियों से कम किसकी है? कुत्ते की संख्या है। और कुत्ते से कम किसके हैं? अपघटक की संख्या। तो ये पिरामिड कैसा बन गया? यहाँ पे सीधा पिरामिड बन गया। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि सर जो ऊर्जा के जो संख्या का पिरामिड होता है ये कैसा हो सकता है? सीधा पिरामिड भी हो सकता है। फिर देखना, मैं कह रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये पादप है, पादप के बाद में पादप से चिड़िया, पादप है जो इसके ऊपर चिड़िया बैठी है, चिड़िया के शरीर पर कौन है? जंतु पलवक है। अब देखना, अपन लोग जैसे चर्चा करें कि यहाँ पे पादप जो है, पादप की संख्या क्या है? अधिक है या कम है?
आप कहोगे कि सर पादप तो एक ही होगा ना, एक ही होगा, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, पादप तो एक ही है, छोटी लाइन बना दो। अब इस एक पेड़ पे अनेक चिड़िया हो सकती है, बन गई लाइन, थोड़ी बड़ी लाइन बना दो क्योंकि अनेक चिड़िया हैं। फिर इसकी तुलना में क्या है, जंतु पलवक इससे भी कम है, और अब इनको मिलाते हुए एक लाइन बना दो। तो आप कहोगे कि सर इसका पिरामिड जो बनना था ये कैसा बन गया, उल्टा पिरामिड बन गया। इसका पिरामिड कैसा बन गया, अपोजिट बन गया। देखना, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ऊर्जा जो होती है, उत्पादक जो होते हैं हमेशा आधार सतह पे होंगे। यहाँ पे उत्पादक कौन है, पेड़ है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पादप आधार सतह पे है, नीचे हो गया। फिर इससे चिड़िया की संख्या क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे चिड़िया आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जंतु पलवक आ जाएगा। अब आपको पता चला होगा मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा और उल्टा होता है, जिसमें ये सीधा पिरामिड ये बन गया, उल्टा पिरामिड ये। सेम यही घटना किसके अंदर होगी, पादप जैव भार के। अगर अपन भार का पिरामिड बनाएंगे इसी खाद्य श्रृंखला का तो उल्टा बन जाएगा, और इसका बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, क्योंकि पादप का भार चिड़िया की तुलना में अधिक है, तो अधिक भार होगा। तो जैसे अगर मैं भार की बात करूं यहाँ पे कि घास का भार जो है कम होगा, कम होगा, फिर इससे ज़्यादा बकरी का भार होगा, फिर उससे ज़्यादा कुत्ते का भार होगा। अब इस पिरामिड को बनाएंगे तो ये कैसा बन गया, उल्टा बन गया। अगर इसका बनाएंगे, पादप का भार क्या है, अधिक है, फिर इससे कम हो जाएगा चिड़िया का भार, इससे कम हो जाएगा जंतु पलवक का भार, तो ये पिरामिड कैसा बन गया, सीधा पिरामिड बन गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है। यहाँ पे लिखें अपन कि ऊर्जा जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक खाद्य श्रृंखला से, पिछली स्लाइड पे देखना, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होता है, 90% जो एनर्जी होती है उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। फिर देखना आगे, मैंने कहा कि इसके पास में पहले जो ऊर्जा थी वो कितनी थी, 100 किलो कैलोरी थी या 1000 किलो कैलोरी थी, 1000 किलो कैलोरी। फिर इसके पास में इसका 10% कितना आ जाएगा, 100 किलो कैलोरी, फिर उसके बाद में 10 किलो कैलोरी, फिर 1 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ऊर्जा जो है वो 1 से 10% यानी 1 से 100 किलो कैलोरी बन सकती है क्या, नहीं बनेगी। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा। जैव भार का सीधा और उल्टा, संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा हो सकता है। महासागर का हमेशा उल्टा होगा, ऊर्जा का हमेशा सीधा होगा। उत्पादक जो होते हैं वो पिरामिड में आधार सतह पे होंगे। पिरामिड या स्तूप जो होते हैं इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चार्ल्स इल्टन ने बताया था। अब आपके सामने क्वेश्चन है मेरा कि आप बिना देखे ये बताओ कि महासागर जो होंगे, मैं एक खाद्य श्रृंखला आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ, सुनना। खाद्य श्रृंखला मेरी यहाँ पे ये है कि मैं लिखता हूँ, देखना इधर, घास है, घास को जैसे भेड़ ने खाया, भेड़ को कुत्ते ने खाया, और कुत्ते का क्या हुआ, अपघटन। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर T3 पोषण स्तर कौन सा है। आप मेरे को ये बताओ कि इसमें से T3 पोषण स्तर कौन सा है। बताओ यहां से देख के। अब इसमें आपको कौन कौन से आंसर बताने हैं वो मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। आपको ये बताना है कि इसमें जो पोषण स्तर है, T1 तो किसको प्रेजेंट कर रहा है, T2 किसको कर रहा है, T3 किसको कर रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण कितने % हो रहा है इसके पास में। जैसे मान लो मैं कह दूं आपको कि जो घास है यहाँ पे, इसके पास में जो एनर्जी है वो 10,000 किलो कैलोरी है, तो आप कमेंट करके ये बताओगे कि कुत्ते के पास में कितने % या कितनी कैलोरी ऊर्जा जाएगी। इसके बाद में अगर आप जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे खाद्य जाल, फिर उसके बाद में जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण और उससे रिलेटेड जो भी सम्मेलन है, तो सम्मेलन वगैरह जो है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ओजोन के लिए हानिकारक जो गैसें होती हैं, ओजोन में कौन कौन सी गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन सबको जानने के लिए देखना ना भूले अगला वहाँ एपिसोड। थैंक यू।